दोस्तों नमस्कार। हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वरिष्ठ लेखक व पत्रकार सुप्रिय लखनपाल द्वारा लिखे गए लेख की 2 किस्तें हम पेश कर चुके हैं और अब हम यहाँ पर उनके लिखे इस लेख की तीसरी किस्त पेश कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड यानी पार्ट 2 में हमने देश की बिगड़ती हुई कृषि व्यवस्था तथा किसानों की बर्बादी का आकलन किया था। मज़दूरों किसानों के बाद अब देश के बिगड़ते व्यापार और व्यापारियों की बर्बादी का भी नंबर लग गया है। कथनी और करनी में अंतर देखिए। एक तरफ सरकार देसी को बढ़ावा देने की बात करती है, दूसरी तरफ विदेशी बड़ी कंपनियों और पूंजीपतियों का देश में निवेश कराकर देसी और स्थानीय छोटे व्यवसाय को बर्बाद किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्ट के जगह जगह रिटेल शोरूम और बड़े बड़े मॉल खुलवा कर स्थानीय बाज़ार में खुदरा व्यापारियों को बेदखल किया जा रहा है। विदेशी कंपनियों का रास्ता साफ करने के लिए सरकार ने छोटे व्यापारियों पर 18% का भारी भरकम जीएसटी टैक्स थोपकर व्यापारियों के कारोबार को मटियामेट कर दिया है। यही स्थिति रही तो एक दिन छोटी छोटी दुकानों के मालिक होम डिलीवरी करने वाले सेल्समैन बन जाएंगे। कृषि जैसे क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की घुसपैठ ने किसानों की कमर पहले से ही तोड़ रखी थी। ऊपर से खेती जैसे व्यवसाय का निजीकरण करने से और किसानों की ज़मीनें निजी हाथों में जाने से वे अपनी ही ज़मीन पर बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इससे किसानों के वजूद को ही खतरा पैदा हो गया है। खेती के साधनों के महंगे दाम और उपज के अलाभकारी मूल्य ने किसानों को कर्जदार और खेती को पूरी तरह से घाटे का सौदा बना दिया है। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऊबर जैसी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी घुस आई है, जिसने स्थानीय टेम्पो, ई रिक्शा और 3 व्हीलर आदि चलाने वालों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब ये सब मल्टीनेशनल कंपनियों के वाहन चालक बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे ही खाने पीने के क्षेत्र में डोमिनोज़, ज़ोमैटो और स्विगी जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है, जो खाने पीने की चीज़ें सीधे होम डिलीवरी करके अरबों रुपए का मुनाफा कमा रही हैं, जिससे स्थानीय खाने पीने की दुकानों का व्यवसाय भी चौपट हो रहा है। ऐसे कारोबारी अपना धंधा बंद करके इन कंपनियों के मैनेजर या डिलीवरी बॉय बनकर उनकी गुलामी करने को विवश हो गए हैं। हर क्षेत्र का निजीकरण और विदेशी कंपनियों की घुसपैठ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया है। इससे आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिसने अमीर गरीब की खाई को और भी गहरा और चौड़ा कर दिया है। अब सवाल उठता है कि देश में लगातार और इतनी तेज़ी से बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी के लिए कौन है जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार है हमारे देश की मौजूदा राजनीति, जो न सिर्फ हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है बल्कि उसका संचालन और उस पर अपना नियंत्रण भी रखती है। वह देश की आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है और उन नीतियों को लागू भी करती है। यानी इसके लिए सरकारें ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह किस तरह की राजनीतिक व आर्थिक नीतियां बनाती है और किसके हितों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां निर्धारित करती है। अगर सरकार जनता के हितों के लिए नीतियां तय करती है तो इससे जनता का ही कल्याण होगा, और अगर सरकार पूंजीपतियों और कॉरपोरेट्स के हितों के लिए नीतियां बनाती है तो उससे कॉरपोरेट्स का ही कल्याण होगा। और अगर सरकार ऐसा करती है तो उसे सरकार की भ्रष्ट नीतियाँ ही कहा जाएगा, क्योंकि वे 90% आम और गरीब जनता के मुकाबले सिर्फ 10% अमीरों के हित में होंगी। अब यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सरकार किस राजनीतिक पार्टी की बनती है, क्योंकि सभी पार्टियां उसी 10% शासक वर्ग द्वारा पाली पोसी गई पार्टियां होती हैं, जो आज देश की करीब 80% संपत्ति के मालिक हैं। इसलिए सभी नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वह है सत्ता का सुख हासिल करना। और काम सिर्फ ये है कि मंचों पर गाल बजाकर
लोगों से झूठे वादे करना, विकास की कस्में खाना, विपक्षी दलों की आलोचना करना और धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर लोगों को बांटना। इनका देश या जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इनके पास जनता के विकास के लिए कोई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक व्यवस्था को लेकर ना तो कोई नीति होती है और ना ही कोई योजना व कार्यक्रम। नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के नाम पर सरकारों के पास जो कुछ भी होता है उसका निर्धारण शासक वर्ग ही करता है, जिसके तार सीधे देश की नौकरशाही से जुड़े रहते हैं और सरकारें और नेता इसी नौकरशाही के इशारों पर नाचते रहते हैं। यही कारण है कि अगर आप किसी गधे को भी देश के प्रधान सेवक की कुर्सी पर बैठा देंगे तो उसे भी देश का शासन प्रशासन चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शासक वर्ग को भी ऐसी कुर्सियों पर गधों की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे दिमागदार सेवकों से वे परहेज करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा योग्य, कुशल व ईमानदार होते हैं और कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं। अब शासक वर्ग को चाहे देश का आर्थिक संकट दूर करना हो या अपना, वे ऐसी कोई योजना या कार्यक्रम नहीं बनाते जिससे देश का आर्थिक विकास हो और देश हर क्षेत्र में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाए। वह आर्थिक संकट की स्थिति में हमेशा सरकार को वर्ल्ड बैंक व IMF से कर्जा लेने की सलाह देता रहता है और सरकारें इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लेती रहती हैं। आज हमारे देश पर विदेशी कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कर्ज की बात तो दूर, हम उस कर्ज का ब्याज चुकाने की स्थिति में भी नहीं हैं। हमारी सरकारें जब बिना कर्ज व ब्याज का भुगतान किए दोबारा इन सब संस्थाओं से नया कर्ज लेने पहुंच जाती हैं तो उपरोक्त संस्थाएं इतनी शर्मनाक शर्तों पर कर्जा देने की हामी भरती हैं जिन्हें देख सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 के अंत में भारत का विदेशी ऋण $570 बिलियन था, यानी 84 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, जो मार्च 2020 के अंत में अपने स्तर से $11.5 बिलियन की वृद्धि दर्ज करता है। GDP अनुपात में विदेशी ऋण मार्च 2021 तक बढ़कर 21.1% हो गया, जो एक साल पहले 20.6% था। अब इस ऋण को चुकाने के लिए उपरोक्त संस्थाएं भारत सरकार के सामने जो शर्तें रखती हैं वो इस प्रकार हैं। पहली, भुगतान संतुलन घाटे को कम करने के लिए अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करना। दूसरी, बजट घाटे को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार, सब्सिडी और अन्य खर्चों में कटौती। तीसरा, राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों का निजीकरण करना और राज्य नियंत्रित उद्योगों को नियंत्रण मुक्त करना। चौथा, विदेशी व्यवसायों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को आसान बनाना। पाँचवां, कर खामियों को दूर करना और घरेलू स्तर पर कर संग्रह में सुधार करना। अब अगर आप दूसरी शर्त पर गौर करें जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में कटौती करने की बात कही गई है, तो आप पाएंगे कि पिछले 30 साल से भी अधिक समय से सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती पर न सिर्फ प्रतिबंध लगा कर रखा, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भी समाप्त कर दी। बाद में जब सरकारी कामकाज बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगा तो इस शर्त को थोड़ा शिथिल करते हुए कहा गया कि आप सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों की भर्ती तो कर सकते हैं, लेकिन एक स्थायी कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि अस्थायी कर्मचारी के रूप में ही भर्ती की जा सकती है। इसके बाद तो मात्र 8,000 प्रति माह पर हर सरकारी विभाग में संविदा पर कर्मचारी भर्ती करने की होड़ लग गई। आगे चलकर मात्र 5 से 10,000 रुपये पर कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से सभी सरकारी विभागों के लिए कर्मचारी मुहैया कराने की बाढ़ आ गई। दूसरी तरफ 50 रुपये से लेकर 1,000 के मानदेय पर स्वास्थ्य वर्कर, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्त्री, दाई और चौकीदारों की भर्ती के अलावा शिक्षा मित्र, किसान मित्र, मानदेय शिक्षक, अंशकालिक शिक्षक आदि की बड़े पैमाने पर भर्तियां की गईं। पुलिस कांस्टेबल की जगह होम गार्ड्स की भी बड़े पैमाने पर भर्तियां की गईं
लेकिन स्थायी कर्मचारी के रूप में कोई भर्ती नहीं की गई। इसके पीछे उसी भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने की नीति चल रही थी जिसका जिक्र अभी हमने विदेशी कर्ज के संदर्भ में किया था। अब 50,000 वेतन पाने वाले शिक्षकों की जगह 500 रुपये का मानदेय पाने वाले शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ा रहे थे, जिससे शिक्षा के स्तर में गिरावट भी देखी गई। फिर वह घड़ी भी आ गई जब राजनीतिक दलों ने वोटरों को लुभाने के लिए चुनाव से पूर्व छात्रों व युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की घोषणाएं शुरू कर दी और चुनाव के बाद सत्तारूढ़ दलों ने एक कदम और आगे बढ़कर कई सरकारी विभागों में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन भी आमंत्रित कर लिए। लेकिन कभी लिखित परीक्षा तो कभी मौखिक परीक्षा में धांधलियों को लेकर तो कभी पर्चा लीक होने को लेकर यह भर्तियां स्थगित और रद्द भी की जाने लगीं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा एनटीपीसी की डी ग्रुप की भर्तियों में हुई धांधलियों को लेकर छात्रों और बेरोजगार युवकों में असंतोष व आक्रोश फैलने लगा, जिसकी परिणति अंततः बिहार और उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी छात्रों व युवाओं का गुस्सा फूटने के रूप में सामने आई। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौरान लोगों के रोजगार छिन जाने के कारण लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर छात्रों और युवाओं में चिंता बढ़ी। कोरोना महामारी के दौरान भारी पैमाने पर वर्कर्स की छटनी आदि ने इस चिंता को चिता की आग में तब्दील कर उसमें घी डालने का काम किया। उधर सभी आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी खत्म करने से महंगाई आसमान छूने लगी। दूसरी तरफ बढ़ती विश्वव्यापी मंदी से बचने के लिए देशी विदेशी कंपनियों द्वारा कृषि के क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश को लेकर किसानों का वजूद खतरे में पड़ गया, जिसका नतीजा किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। उधर रही सही कसर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों व उपक्रमों के निजीकरण ने पूरी कर दी। जीएसटी जैसी कर प्रणाली से व्यापारी भी खासे नाराज़ हो गए। देशी विदेशी कॉरपोरेट्स को तमाम नियमों में छूट देने और उन्हें भारी आर्थिक पैकेज देने के कारण बैंक दिवालिया हो गए, जिसके कारण लोगों को नोटबंदी का भी सामना करना पड़ा। इस तरह चारों तरफ हाहाकार मच गया। भ्रष्टाचार और काले धन में वृद्धि को लेकर भी लोगों की बेचैनी बढ़ी और आखिर देश की नई पीढ़ी को अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा। लोगों में असुरक्षा की भावना घर कर गई।